हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम ऑडिबल नाउ? आई एम ऑडिबल? पीपीटी वगैरह सब शो हो रही है ठीक से? हेलो एवरीवन, एक सेकंड बच्चा। एक सेकंड बच्चा। गुड इवनिंग सुनील। सुनील, आपको क्या कहते हैं, आपने क्या मैसेज किया था कि आपको हिंदी के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, बल्कि मैं तो हिंदी के ही नोट्स ज़्यादातर सेंड कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या पूछ रहे हो। हेलो एवरीवन, आ जाओ सब जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो आई एम आशीषिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स, जिसमें कि हमारी यूनिट सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कीन्स के लॉ के बारे में, ओके, और रोजगार का सिद्धांत, दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं विद आवर फिलर फॉर्म ऐप। ठीक है, ये फिलर फॉर्म ऐप का टेलीग्राम ग्रुप है, देन ये व्हाट्सएप, देन ये इंस्टाग्राम ग्रुप है। अगर आपको कुछ भी अप टू डेट चाहिए, मान लो कोई भी चीज़ आपसे रिलेटेड आपको चाहिए कि अप टू डेट मुझे खबर मिल जाए, जिस चीज़ की मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों चैनल के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको विद इन अ सेकेंड कोई भी अगर अपडेट होगी तो वो आप तक पहुंच सकेगी। देन आप यूजीसी नेट 2023 का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, बोथ पेपर 6 मंथ एंड बोथ पेपर 12 मंथ, इनका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या प्राइस है। देन जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, और यूजीसी नेट 2023 का पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड के नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट, ओके, ये सब आपको किस पे मिलेगा? फिलर फॉर्म ऐप पे, जिसमें कि क्विजेस, नोट, सैम्पल पेपर, ऑल एक्सेट्राज आर ऑन अवेलेबल ऑन फिलर फॉर्म ऐप। सो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो एनी वेयर, ओके। अगर आपको यूज करना है कोड 10% ऑफ एनी फिलर फॉर्म कोर्सेज। ठीक है, अगर आपको चाहिए गेट 10% ऑफ किसी भी फिलर फॉर्म कोर्सेज पे, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट्स। नोट्स को कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, सो आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, देन फिलर फॉर्म ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, देन ये है नंबर हमारा, ये क्या है, हमारा मोबाइल नंबर, जो कि हम इस पे कोई भी हमें इंक्वायरी होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उससे पूछ सकती हूँ, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, सो जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने, उसी को गूगल पर सर्च किया है। गॉट इट माई पॉइंट? गॉट इट माई पॉइंट? आ जाइए विद आवर मोटिवेशन। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी ही स्वतंत्रता है। क्या है ज्ञान? क्या है? एक शक्ति है हमारी,
जानकारी ही स्वतंत्रता है। हर परिवार में और हर समाज में शिक्षा ही आगे बढ़ने का एकमात्र आधार है। कॉफी आनंद, ठीक है, ये किसने दिया है? कॉफी आनंद ने दिया है। अब हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं आपका क्या कहते हैं चैट एक सेकंड देख नहीं पा रही हूँ, अभी एक सेकंड में देख लेती हूँ। सो आ जाते हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम? रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत, ठीक है। तो रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सुनील, पहले मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि आपको हिंदी के नोट्स नहीं मिल रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, आपको हिंदी के नोट्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सुनील, वेयर आर यू? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि मैम मुझे आपको नोट्स में हिंदी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग, मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, आप लोग उस पर कमेंट कर दो। तो सुनील, आपने सर को मैसेज किया है क्या कोई? अगर आपने मैसेज किया है सर को कोई, तभी तो ये बात आई है ग्रुप तक। सो पढ़ते हैं, मैं अभी आप लोगों के चैट नहीं देख पाऊंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ा ही रही हूँ, आफ्टर क्लास में आप लोगों के कमेंट्स एक साथ देख लूंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। रोजगार का क्लासिक सिद्धांत, ठीक है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है रोजगार का जो क्लासिक सिद्धांत होता है, उसमें क्या होता है? पूंजीवादी के बिना क्या करते हैं हम? इन्फ्लेशन के बिना पूर्ण रोजगार करते हैं। क्या करते हैं? महंगाई के बिना क्या करते हैं? पूर्ण रोजगार करते हैं। तो क्या पाया जाता है इसमें? फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, ठीक है। मजदूरी, कीमत, वेज, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के दिए होने पर अर्थव्यवस्था में स्वतः कारी शक्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था में स्वतः कारी शक्तियां क्या पाई जाती हैं, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार के स्तर पर कायम रखती है, ठीक है। क्या होता है? मान लो क्या होता है इसके अंदर, एक मतलब एक खुद की एक एनर्जी होती है। क्या होता है इसके अंदर? एक पावर होती है इसकी। क्या करता है वो? बेच के, मतलब जो मजदूरी होता है उसके प्राइस को क्या करता है? क्या करता है? ऑटोमेटिकली क्या करता है? इसको फ्लेक्सिबल करता है, ठीक है। तो क्या होता है जब पूर्ण रोजगार होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है मेरे पास, तो क्या होता है उसमें? उत्पादन करने को क्या करता है वो? जब भाई मेरे पास एम्प्लॉयमेंट अच्छे से होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? अच्छे से ज्यादा अपना क्या करूंगी? प्रोडक्शन करूंगी ना, ठीक है। तो रोजगार का जो क्लासिकल सिद्धांत होता है उसके अंदर पूर्ण रूप से आप क्या देखते हैं? एक सामान्य स्थिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक सामान्य स्थिति। और इस स्थिति से विचलन, कुछ असामान्य स्थिति, क्या होता है? असामान्य स्थिति होती है। अगर मान लो इससे अलग आप कुछ करोगे तो भाई ऑफ कोर्स असामान्य चीजें तो हो ही जाएंगी, है ना। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। मजदूरी, कीमत क्या होता है?
क्या होता है मजदूरी कीमत पे आप देखते हैं वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या होता है, अर्थव्यवस्था में स्वतः कार्य शक्तियाँ क्या होती है, पाई जाती है इसके अंदर। आप इसके अंदर क्या देखते हैं, जब इसके अंदर क्या होता है पूर्ण रोजगार होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो वो उसको क्या रखती है, एक तरीके से कामयाब रखती है। तो उस स्तर पर क्या करते हैं, हम उत्पादन करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसकी अजम्पशंस क्या है, मान्यताएं इसने क्या क्या दी हैं। ठीक है, इसमें मान्यताएं क्या क्या दी है, ओके, समझे मेरी बात कि इसने मान्यता क्या क्या दी है रोजगार के क्लास के सिद्धांत में। इसमें क्या है, सबसे पहले क्लोज इकोनॉमी तथा बिना सरकारी हस्तक्षेप के, लेजर फेयर क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है लेजर फेयर, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, तो वो क्या होता है, इसमें अर्थव्यवस्था में पाई जाती, क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी की तथा बिना सरकारी हस्तक्षेप, इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पाया जाता है ये। ठीक है, ठीक है, इधर देखो क्या होता है, मान लो ये जो बिना बिना विदेशी व्यापार, क्लोज इकोनॉमी के तथा बिना सरकारी हस्तक्षेप से लेजर फेयर के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब श्रम और वस्त्र का बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, क्या परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। ठीक है, मुद्रा की मात्रा क्या होती है, दी हुई होती है, मुद्रा की मात्रा क्या होती है, ऑफ कोर्स उसकी क्या दी जाएगी, मात्रा दी जाएगी। ठीक है, मजदूरी और कीमतें क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, क्या होती है, हम इनको कम बढ़ कर सकते हैं। ब्याज दर की दर पूर्णतः लोचदार होती है, क्या होता है, ब्याज दर की दर पूर्णतः लोचदार होती है। ठीक है, क्रिटिसाइज क्या होता है, क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल थ्योरी, मतलब इन्होंने क्या करी, क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, अब रोजगार के जो क्लासिकी सिद्धांत की जो रियल मतलब रियल नहीं होता है, ठीक है, अनरियल होते हैं, जो मान्यताएं क्या होती हैं, उसका केन्स ने क्या बताया, सिद्धांत की क्या करी, आलोचना की, किसने की है, केन्जियन ने इसकी क्या की है, आलोचना की है। ठीक है, केन्स ने क्या बताया है कि इन कारणों से क्लासिकल सिद्धांत पर प्रहार किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रहार किया जा सकता है, क्रिटिसाइज कर रहा है ना ये तो इसके खिलाफ। अच्छा, अल्प रोजगार संतुलन होता है, मान लो अल्प रोजगार संतुलन होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, मान लो, तो क्या होता है, केज ने बताया है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूर्ण रोजगार संतुलन संतुलन की क्या होती है, क्लास के सिद्धांत की मान्यता को अवास्तविक बताया जाता है। किसमें बताया जाता है, जब पूर्ण रोजगार आप संतुलन बैलेंस करते हो ना, तो उसके अंदर जो क्लासिकल सिद्धांत की जो मान्यता है वो क्या बताई गई है, अवास्तविक, मतलब रियल नहीं बताई हुई है। ठीक है, उसमें ये बता रहा है ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, केस के अकॉर्डिंग जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो उसके अंदर जो पूर्ण रोजगार होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें संतुलन जो होता है, बैलेंस होता है फुल एम्प्लॉयमेंट में, क्लासिकल सिद्धांत की मान्यता को क्या बताया हुआ है, इसमें अनरियल बताया हुआ है। ठीक है, केन्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, क्या होती है, मतलब अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होती है जिसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसके अंदर हमारे जो नहीं भी होते वो भी उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं, काम करते वक्त क्या होता है, ऐड ऑन हो जाते हैं। तो अस्तित्व क्या होता है, सिद्ध करता है, क्या करता है, इसका सिद्ध करता है। अल्प रोजगार संतुलन एक सामान्य स्थिति है, क्या है, अल्प रोजगार संतुलन क्या है, एक सामान्य स्थिति, क्या है, एक सामान्य स्थिति है। और पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति असाधारण तथा आकस्मिक, अपूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति बताई गई है इसमें। समझ में आया मैंने क्या बोला, जो पूर्ण रोजगार संतुलन होता है उसकी स्थिति में असाधारण तथा आकस्मिक अपूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति होती है। पूर्ण रोजगार संतुलन के अंदर बताया गया जो असाधारण और आकस्मिक और पूर्ण रोजगार की संतुलन स्थिति पाई जाती है। ठीक है, आप लोग के वो देख लो कमेंट। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता सुनील, ये मतलब आया हुआ था मैसेज, दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा, वरना अदरवाइज मैं आपसे क्यों पूछती और मुझे कैसे पता होगा, है ना।
सामान्य से अधिक उत्पादन, मान लो कुछ मतलब आप सामान्य से अधिक उत्पादन करते हो, मतलब इतना आपको करना है उत्पादन, आप ज्यादा कर देते हो, ठीक है, तो ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल होता है, केस ने बताया है, ठीक है। क्लासिकल अर्थशास्त्र में ओवर प्रोडक्शन क्या होता है, पॉसिबल होता है। कौन बता रहा है, कीन्स बता रहा है। तो क्या बताता है, द्वारा प्रतिपादित बाजार नियम सेल ऑफ मार्केट की धारणा को गलत बताया, ठीक है। सेल ऑफ मार्केट की धारणा को क्या है, गलत बताया हुआ है। क्या किसने बताया है, किसने बताया, केन्स ने, ठीक है। उसके अनुसार बताया गया उत्पादन के साधनों का स्वामी जो होता है, द्वारा जो अर्जित समस्त आय होती है, मान लो साधनों के द्वारा हम उत्पादन के साधन है, ठीक है, मतलब आपको पता ही है ये जो मशीन वगैरह हो गई, साधन हो गए हमारे, उससे जो हमें आय आ रही है वो उन वस्तुओं के क्रय में खर्च नहीं होती। ये बोल रहा है उन वस्तु के क्रय में खर्चा नहीं होता है जिनके उत्पादन में वे सहायक होते हैं। ये कौन कह रहा है, ये कीन्स कह रहा है। सेल ऑफ गलत बता रहा है भाई, ये समझ में आया। अर्जित आय का कुछ भाग बचा लिया जाता है। क्या होता है, जो हम मतलब कुछ अर्न कर रहे हैं तो उसका कुछ भाग क्या कर रहे हैं, हम बचा रहे हैं, जो अपने आप ही निवेश नहीं हो जाता, क्योंकि बचत तथा निवेश प्रत्येक प्रत्येक कार्य हैं। क्या होता है, बचत और निवेश क्या है, एक अलग अलग कार्य हैं। बचत अलग होता है, निवेश एक अलग होती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क होता है, ठीक है, जो अपने आप ही एक निवेश नहीं होता। ये कौन कह रहा है, केन्सियन कह रहा है। इसलिए जब समस्त अर्जित आय क्या होता है, समस्त अर्जित आय क्या होती है, एग्रीगेट जो इनकम होती है वो क्या करती है, उपभोग वस्तुओं पर अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन और उपभोग तथा निवेश पर खर्चे नहीं होते और उसको कुछ अंश बचा लिया जाता है तो कुल व्यय हो जाता है। इसमें वैसे ही कह रहा है जो मेरी सारी समस्त आय है, जो उपभोग कर वाली वस्तुएं हैं, तो अर्थव्यवस्था क्या करता है, इकोनॉमी क्या करती है, जो कुल मैं प्रोडक्शन करती हूँ अगर मैं उसको कंज्यूम करूंगी, ठीक है, और निवेश पे अगर उसका कोई खर्चा नहीं करूंगी, कंज्यूम कर लूंगी सारा, तो उसका कुछ अंश क्या होता है, बचा लिया जाता है, तो कुल व्यय हो जाता है। अगर मैं कुछ बचा लूंगी, समझ में आया, कुछ अंश बचा लूंगी तो ऑफकोर्स मेरा क्या होगा, कुल व्यय हो जाएगा। मुद्रा मजदूरी होती है मान लो, है ना, और वास्तविक मजदूरी होती है, रियल वेज होता है हमारे अंदर, हमारा देखा जाता है रियल वेज हमारी इकोनॉमी में सीधा तथा समानुपातिक प्रोपोर्शनल संबंध होता है। क्या होता है, मुद्रा मजदूरी होती है, वास्तविक मजदूरी होती है। वो क्या होता है, इन दोनों में क्या पाया जाता है, एक समानुपातिक प्रोपोर्शनल संबंध पाया जाता है, जो कि क्या देखते हैं, मांग में कमी आ जाती है, ठीक है, मांग में क्या होती है, डिमांड में क्या होती है, कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अति उत्पादन होता है। भाई जब डिमांड में कमी आ जाएगी तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुल पूर्ति कुल मांग से अधिक हो जाती है। क्या होती है, ऊपर देखो, कुल पूर्ति जो होती है, सप्लाई क्या होती है, कुल मांग से अधिक हो जाएगी, डिमांड से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इससे आगे चलकर सामान्य बेरोजगारी आती है। वो जब देखो बेरोजगारी तो आएगी जब क्या होगा, जब क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बेरोजगारी तो आई जाएगी। अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन असंभव क्या होता है, सेल्फ एडजस्टमेंट इम्पॉसिबल होता है इन द इकोनॉमी में। इसमें बता रहा है कि सेल्फ एडजस्टमेंट, जैसे खुद को एडजस्टमेंट कर रहे हो आप, स्वतः समायोजन कर रहे हो, असंभव होता है। तो क्लासिकल सिद्धांत क्या बताता है कि इस विचार से सहमत नहीं है। क्या बताता है क्लासिकल सिद्धांत, कि इस विचार से सहमत नहीं हूं मैं कि आर्थिक प्रणाली सेल्फ एडजस्टिंग होती है, ठीक है। केन्स का मानना है कि समाज में असमान ढांचे के कारण जो पूंजीवादी प्रणाली कभी भी स्वयं समायोजित नहीं हो पाती। समझ में आया, केन्स का क्या मानना है कि समाज में असमान ढांचे हैं, मान लो, ठीक है, अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या बता रहा है वो, कि पूंजीवादी जो प्रणाली होती है वो कभी भी स्वयं के लिए समायोजित नहीं हो पाती। क्या हो जाती है, समायोजित नहीं हो पाती है। तो क्या बताता है, पूंजीवादी जो समाज में दो वर्ग होते हैं, पूंजीवादी समाज में जो दो वर्ग होते हैं, अमीर और गरीब, ठीक है, अमीरों के पास क्या होता है, बहुत धन होता है। क्या होता है, बहुत धन होता है। क्या होता है, बहुत धन होता है, परंतु वे सारे धन को उपभोग पर व्यय नहीं करते। क्या करते हैं वो,
उपभोग पर व्यय नहीं करते हैं। समझ में आया? दो भागों में बांट दिया पूंजीवादी समाज को, एक अमीर और गरीब, ठीक है, जो कि आपको पता है कि अमीर क्या करते हैं, सारा धन उपभोग पर व्यय नहीं करते, कि सब कुछ वो कंज्यूम करने में ही कर देंगे, जबकि गरीब क्या करते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए धन का अभाव होता है। उनके पास क्या होता है, उनके पास भाई पैसा ही नहीं होता है, उनके पास पैसा होता है तो वो क्या सारा ही पैसा नहीं व्यय कर देंगे वो, और उनके पास नहीं होता तो वो क्या करते हैं, नहीं कर पाते, तो क्या कर पाते हैं, कंज्यूम ज्यादा नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? एक तो मैं आज आपके कमेंट सेक्शन भी नहीं देख पा रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बताता है, कीन्स बताता है, कीन्स हैज प्रोपाउंडेड, इंग्लिश में बता रही, हिज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इन हिज फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि कब आई थी, 1936 में। ठीक है, हम कीन्स की थ्योरी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अभी हमने उसका पढ़ा है, क्या कहते हैं, आपका क्लासिकल थ्योरी पढ़ लिया है, ठीक है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट वाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कीन्स द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इज नॉट द नॉर्मल कंडीशन ऑफ अ कैपिटलिस्ट डेवलप, इन फैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एवरी इकोनॉमी। क्या होता है, देखो हर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ ही जाता है। क्या होता है, एक स्टेट होता है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में पाया जाएगा, ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। ठीक है, कीन्स अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या बताते हैं, द मेन रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीजन क्या है, इज द डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। डिमांड में क्या होती है, कमी आती है, तो क्या होता है उससे, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, जब डिमांड कम होगी किसी चीज की तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोग बनाने वाले इतने नहीं चाहिए होंगे, जब डिमांड ही नहीं है किसी चीज की। मान लो मुझे क्या कहते हैं, एक तरीके से कोई भी चीज खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, मान लो मेरे पास एक यूनिक वाला पेन मुझे खरीदना, बट क्या हो रहा है, उसकी डिमांड ही नहीं है, तो क्या होगा, उसमें लेबर क्या ज्यादा लगाई जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है ना? इफेक्टिव डिमांड इज द लेवल ऑफ टोटल डिमांड, क्या होता है, विच विच इट इक्वल्स टोटल सप्लाई, किसको करती है, टोटल सप्लाई को करती है। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, कैन बी ओवरकम, क्या कर देगा, अनएम्प्लॉयमेंट ओवरकम करेगी बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव डिमांड। अगर डिमांड में इंक्रीजिंग होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगा, ओवरकम हो जाएगा, मतलब उससे कवर अप हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटती जाएगी फिर। कीन्स क्या बताता है, कीन्स वाज द व्यू दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाज नेसेसरी अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें बताता है कीन्स की गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, होना जरूरी है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि अचीव करना है हमें फुल एम्प्लॉयमेंट, हमें फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है, लोगों को बेरोजगारी ना मिले। ठीक है, ठीक है, स्टेटस बाय रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट। अजम्पशंस पढ़ लेते हैं कीन्स वाले। अजम्पशंस क्या बताता है कीन्स का, कि कीन्स अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन, कि अजम्पशंस मतलब बेस्ड हैं, वो हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कीन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी अप्लाइज इन द शॉर्ट रन। किसमें अप्लाई हो रही है कीन्स की, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे, किसमें हो गया, शॉर्ट रन में अप्लाई होती है। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी होती है जो अर्थव्यवस्था, वो क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। जो फॉरेनर ट्रेड हैज नो इफेक्ट, वहाँ पे क्या करता है, फॉरेन से हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ऑन एम्प्लॉयमेंट पे एंड इनकम लेवल पे कोई भी फर्क नहीं डालेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया बच्चा? जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी वो क्लोज इकोनॉमी है। अगर हम फॉरेन से कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं तो हैज नो इफेक्ट, क्या होगा, हैज नो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम लेवल। समझ में आया? बच्चा अब आप क्या कहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अब आप कमेंट करो, आपको अभी यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है बच्चा, समझ आ गया आपको? अब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको सब?
समझ आ गया सब? से यस ऑन कमेंट सेक्शन। हरी अप। रोजगार वाली थ्योरी समझ आ गई? ओके, सो आगे चलते हैं। अब कमोडिटी प्राइसेस क्या होते हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है अगर आप क्या कहते हैं कमोडिटी प्राइसेस करते हैं तो क्या होता है? एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? प्रोडक्शन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये क्या है? करेंसी कंफ्यूजिंग करती है अमन वर्कर्स पे। मतलब कुछ वर्कर्स होते हैं उसमें करेंसी क्या करती है? थोड़ा बहुत कंफ्यूज करती है। दिस मीन्स क्या बताता है? दिस मीन्स दैट द वर्कर एज्यूम करता है दैट द रियल वेजेस will increase in the same proportion as the cash wages increase. Money not only acts as a medium of regulation but also accumulate of value. मनी क्या करती है? एक एक्ट ऑफ मीडियम है किसके लिए? वैल्यू करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए। अक्यूमुलेट करती है किसको? वैल्यू को। क्या है? ठीक है, मनी क्या है? नॉट ओनली एक्ट एट द मीडियम ऑफ रेगुलेशन, ऑल्सो अक्यूमुलेट करती है वैल्यू को। ठीक है। अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन अ स्टेट ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो स्टेटस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है अगर उसके अंदर इनकम्प्लीट हुए बिना हमारा एम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है। कीर्ति बच्चा एक बात बताओ आप मुझे, आप लोगों को पता है कि मैं हिंदी में अभी मैंने पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, थ्योरी खत्म कर दी ना मैंने अभी। अब मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी तो पढ़ाऊंगी बच्चा, इंग्लिश वाले बच्चों को नहीं देखूं क्या मैं? फिर उनकी क्वेरीज आती हैं, दोनों को ही लेके चलना है कीर्ति। आप ही नहीं हो क्लास में बच्चा, सब है क्लास में, इंग्लिश को भी पढ़ाना है हिंदी को भी पढ़ाना है। अभी मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ ना थ्योरी कीन्स की, फिर आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी। ठीक है। सेविंग्स क्या होती है? आर अ फंक्शन ऑफ इनकम। क्या होती है? सेविंग क्या होती है? फंक्शन होती है किसकी? इनकम की। ठीक है, तो क्या करती है वो? इन्वेस्टमेंट करती है। इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। हाँ बच्चा, सेम है सारे टॉपिक्स। अभी इंग्लिश वाले बच्चों को भी तो देखना पड़ेगा, हिंदी में ही थोड़ी ना बच्चा पढ़ाऊंगी सब। फिर इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फिर वो अलग से कमेंट करते हैं। अब आप लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? हिंदी भी है इंग्लिश भी है, बोथ मीडियम है ना। सेविंग्स क्या है यार? फंक्शन ऑफ इनकम। क्या है? किसका फंक्शन है? इनकम का और इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, जिससे क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बनता है उससे। तो इंटरेस्ट क्या बताता है? किस पे डिपेंड है हमारा? मॉनेटरी एलिमेंट्स पे। किस पे डिपेंड है हमारा? मॉनेटरी एलिमेंट्स पे। ओके। अब आप अफेक्टिव डिमांड देख लीजिए। अफेक्टिव डिमांड क्या होती है? इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है इन केन्जियन में एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, जो क्या होता है इसके ना इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो अफेक्ट पड़ता है ना डिमांड पे, वो क्या है? इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? कीन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है ना, उसमें वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? इट्स एलिमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। क्या करती है इफेक्टिव डिमांड? क्या करती है? and its element can be explained effective demand and its element can be explained as follows। ठीक है, तो क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड जो होती है हमारी, वो किस पे डिपेंड होती है? हमारी एग्रीगेट डिमांड पे। किस पे? और टोटल सप्लाई पे हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या शोइंग करता है ये से? बैलेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड टोटल सप्लाई। तो क्या बताता है? दिस मीन्स दैट ओनली दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल बी कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड एट विच इट इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। अब इसमें क्या समझ में आया? ये बताता है कि जो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो क्या दिखाता है हमें? इफेक्टिव डिमांड एट विच इट इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। ठीक है। अब हमारा टोटल सप्लाई क्या होता है? टोटल सप्लाई क्या होता है? रेफर करता है किसका? टू द टोटल मीट प्राइस रिसीव्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टोटल सप्लाई होता है कि हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल से हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो प्राइस सबके अलग हो जाते हैं। तो प्रोड्यूसर रिसीव करता है मेंटेन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन
इन द शॉर्ट रन, किसमें, शॉर्ट रन में, ठीक है। द टोटल सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, क्या होता है, टोटल सप्लाई क्या करता है, रिमेन्स कांस्टेंट करता है। टोटल डिमांड आपने देख लिया, कंजप्शन देख लीजिए। कंजप्शन आपको पता है, तो जो एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजप्शन, गुड इज कॉल्ड कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर मेनली डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स पे करते हैं। क्या होता है हमारा, जब आप एक कंजप्शन करेंगे तो क्या होगा, कंजप्शन पे जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो भी क्या है, अलग है। तो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा कर रहे हैं, तो वो दो चीजों पे हमारा क्या होता है, दो फैक्टर्स पे हमारा है, एक तो ट्रेंड पे और एक नेशनल इनकम पे, ठीक है। अब आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में क्या देखेंगे आप, इन्वेस्टमेंट में देखेंगे द एक्सपेंडिचर incurred on capital goods such as machines etc is called, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंकर्ड करता है ऑन कैपिटल गुड्स पे, सच एज मशीन जो होती है, मान लो कैपिटल गुड्स पे कोई खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सच एज मशीन्स वगैरह हो गई ना, ये सब हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं उनपे, है ना। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट रेफर टू द एक्सपेंसिव बाय विच कैपिटल इंक्रीज, क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट हमारा रेफर करता है एक्सपेंसेस पे, बढ़ता है, तो कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। और इन्वेस्टमेंट क्या करता है, मेनली डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज पे और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सीमांत उपयोगिता क्या होती है हमारी, कैपिटल की जो होती है, इन दोनों पे क्या फर्क पड़ता है हमारा, इन्वेस्टमेंट, क्या देखा जाता है हमारा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पता चल गया, ये पढ़ लिया हमने। अब क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं कीन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का, क्या क्रिटिसाइज था उसके अंदर, वो इन एन इकोनॉमी में कैन बी एट अ लेवल लोअर, क्या दिखाता है, लोअर लेवल होता है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। मैनी इकोनॉमिस्ट हैव क्रिटिसाइज करते हैं कीन्स की अजम्पशंस को, कुछ जो होते हैं इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं हमारे कीन्स की अजम्पशंस को। तो कीन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्या बताती है, शॉर्ट रन को एनालाइज करती है। इट डज नॉट हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इसमें लॉन्ग रन की बात नहीं होती है, ये सिर्फ किसकी बात करता है, हमारी शॉर्ट रन की बात करता है, किसकी बात करता है, शॉर्ट रन की बात करता है। कीज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक assumption ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कीज की एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है वो किस पे बेस्ड है, अनरियलिस्टिक होती है, क्या होती है वो, अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक assumption होती है परफेक्ट कंपटीशन की, किसकी होती है, परफेक्ट कंपटीशन की। कीज एम्प्लॉयमेंट होता है, थ्योरी इज नॉट अ जनरल थ्योरी, क्या है, जनरल थ्योरी, बिकॉज it does not solve every type of problem nor applies or to every economic। जो कीन्स का एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो एक जनरल थ्योरी नहीं है, जो कि आप क्या करता रहेगा, सॉल्व करता रहेगा हर किसी एक प्रॉब्लम को, ठीक है। कीन्स का जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, अनरियलिस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द, जो चीजें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हम लोग, वो क्या है, क्लोज इकोनॉमी के अंदर बेस्ड है। क्या है इसके अंदर, कीन्स कंसीडर करता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट को ओनली, ठीक है, मॉनेटरी फेनोमेनन के अकॉर्डिंग। बट अकॉर्डिंग टू हैंसन क्या बताता है, इसके अकॉर्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, रियल और मॉनेटरी फैक्टर से, इन दोनों से क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। केन्स की जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो लेंथ दिखाती है एसिलेटर अजम्पशन को, किसको दिखाती है, कमी दिखाती है हमारी अजम्पशंस को। फॉर दिस रीजन कीन्स थ्योरी कैन नॉट बी कंसीडर्ड कंप्लीट, कीन्स की थ्योरी क्या दिखाती है, कैन नॉट बी कंसीडर्ड कंप्लीट, ठीक है। अब क्या देखा, इस प्रकार कुल पूर्ति कुल मांग की तुलना में अधिक हो जाती है। ये सब हम अभी केस के संतुलन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं,
कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो क्या बताता है, किसने दी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किसने दी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये पुस्तक का नाम है। इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में कीन्स ने बताया, कीन्स की बुक में बताया हुआ ये बुक है, ठीक है। कीन्स ने जो बनाई है, कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में प्रतिपादित किया है, ठीक है। कीन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार की स्थिति एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य नहीं स्थिति है। क्या है? सामान्य स्थिति नहीं है। वास्तव में प्रत्येक अर्थव्यवस्था को क्या बताया जाता है, बेरोजगारी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बता रहा है कि हर एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। यही नहीं कि हर जगह आपको सामान्य स्थिति मिलेगी, नहीं, आपको बेरोजगारी भी मिलेगी, ठीक है। कीन्स के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, प्रभावपूर्ण मांग में होने वाली कमी। इसमें प्रभावपूर्ण मांग कुल मांग का वह स्तर है जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है। आपने देखा था, सेका लॉ पढ़ा था, सेका लॉ पे ये डिपेंड हो गया एक तरीके से कि सेका लॉ सप्लाई क्रिएटेड ऑन डिमांड, समझ में आया? इसके अंदर वही चीज है। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो क्या होता है, इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर बेरोजगारी को क्या करा जाता है, दूर किया जाता है। कीन्स का यह विचार था कि बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। कीन्स के अनुसार बताया जाता है जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है प्रभावपूर्ण मांग होने वाली कमी होती है, ठीक है। उसमें क्या बताता है कि कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है, और ये क्या है, एक प्रभावपूर्ण मांग है जो कि बढ़ाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। कि इसका एक विचार ये भी था कि बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार की, क्या बताता है, उसका एक थॉट था कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम लोग बेरोजगारी को दूर करके पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरेक्शन नहीं होता है, इतना आवश्यक नहीं है, नीड नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है आप सबको? वैसे मैंने इंग्लिश का सारा हिंदी में कन्वर्ट करके ही बताया, आप सबको आना चाहिए समझ। कीन्स का सिद्धांत या कीन्स का रोजगार, सबको समझ आ रहा है? सिद्धांत मंदी अथवा अवसाद की स्थिति में रोजगार से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। जॉन मेनोर्ड ने, कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है। किसमें किया है, ठीक है। क्या बोल रही थी? कीर्ति आप पढ़ रहे हो ये बताओ मुझे, मुझे तो लग रहा है आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं तो आपको पूरा इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। कैसी बातें करते हो कीर्ति? आप एक बताओ, हर एक कंफर्ट थोड़ी ना बच्चा मिल जाएगा क्लास में, ऐसे नहीं हो सकता बच्चा, जो होगा वह, ये तो सेम ही पढ़ रहे हो आप लोग, हिंदी हिंदी हिंदी, हर जगह थोड़ी ना बच्चा पढ़ पाओगे। थोड़ा बहुत बताया था इंग्लिश में, तो इंग्लिश को भी पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में तो कुछ पढ़ा ही नहीं रही हूँ, है ना कीर्ति? माइंड कैसे डाइवर्ट हो रहा है आपका, इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो। नहीं कीर्ति, मैंने तो पूरा इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करके पढ़ाया है बच्चा। हाउ कैन यू से डैट कि मैम माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हाउ हाउ कैन यू से डैट? क्या होता है कि इसके अनुसार क्या देखा जाता है, मंदी या अवसाद की स्थिति में बेरोजगारी की जो अर्थव्यवस्था होती है वो समग्र मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण होती है। किसके होती है? कुल मांग और कुल पूर्ति के कारण होती है। मंदी वगैरह होती है ना, तो वो कीन्स बता रहे हैं कि इसके अनुसार मंदी या मतलब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, या डिफ्लेशन होता है, मंदी होती है, ठीक है। तो क्या होता है इस स्थिति में, क्या होता है इस प्रकार समग्र व्यय की वृद्धि के द्वारा बेरोजगारी में कमी लाई जा सकती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में व्यय की वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था की अवसाद से बाहर निकलने के लिए कीन्स पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सरकारी व्यय पर क्या दिया, बल दिया। समझ में आया कीन्स के द्वारा क्या,
कीन्स के अनुसार क्या होता है, कीन्स के अनुसार क्या होता है, मंदी या अवसाद की स्थिति जो होती है ना, वो बेरोजगारी में अर्थव्यवस्था में क्या बताती है, समग्र मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण होता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, वृद्धि में जो बेरोजगारी होती है उसमें कमी ला सकते हो आप। ठीक है, अर्थव्यवस्था में व्यय की वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था की अवसाद से बाहर निकलने के लिए कीन्स के पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सरकारी व्यय पर क्या दिया, बल दिया। ठीक है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं हैं। कीन्स के रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। ठीक है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकाल में लागू होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें रोजगार तथा आय के स्तर पर विदेशी व्यापार जिसमें रोजगार तथा आय के स्तर पर विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, रोजगार तथा आय के स्तर पर विदेशी जो व्यापार आप करते हैं ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक क्लोज इकोनॉमी है। ठीक है, अगर आप उसमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह कर रहे हैं और आय का स्तर देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, विदेशी व्यापार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तु की कीमतें तथा उत्पादन के साधनों की वस्तु की कीमतें तथा उत्पादन के साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं। ठीक है, श्रमिकों में मुद्रा भ्रांति है। इसका अभिप्राय यह है कि श्रमिक यह मानते हैं कि नकद मजदूरी जिस अनुपात में बढ़ेगी, वास्तविक मजदूरी भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। ठीक है, श्रमिकों में क्या होता है, मुद्रा भ्रांति होती है। इसका अभिप्राय क्या होता है, यह है कि श्रमिक यह मानते हैं कि नकद मजदूरी जिस अनुपात में बढ़ेगी, वास्तविक मजदूरी क्या भी होगी, उसी अनुपात में बढ़ेगी हमारी। ठीक है, मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य ही नहीं करती। क्या होता है, मुद्रा क्या कर रही है, विनिमय नहीं कर रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही नहीं कर रही है इधर से उधर, उसी का कार्य नहीं करती है, मूल्य का एक संचय भी करती है, मूल्य को एक तरीके से संचय भी करती है। तो संतुलन की जो स्थिति होती है अपूर्ण रोजगार की अवस्था में भी संभव होती है। ठीक है, जब हम बैलेंस करते हैं, संतुलन करते हैं मान लो, तो उसकी स्थिति में अपूर्ण रोजगार की अवस्था भी संभव है। ठीक है, बचत आय का और निवेश ब्याज की दर का फलन है। बचत जो होती है, सेविंग होती है, वो आय और निवेश ब्याज की दर का एक फलन होता है। ठीक है, ब्याज मौद्रिक तत्वों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, मौद्रिक तत्वों पर। कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार अल्पकाल मतलब शॉर्ट टर्म में राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से कम या उसके बराबर निर्धारित हो सकता है। इसका कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी स्वचालित व्यवस्था नहीं होती जो सदैव ही पूर्ण रोजगार स्तर को कामयाब रख सके। कीन्स के रोजगार सिद्धांत के अनुसार अब अल्पकाल में राष्ट्रीय आय या उत्पादन का स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से कम या उसके बराबर निर्धारित हो सकता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी स्वचालित व्यवस्था नहीं होती जो सदैव ही पूर्ण रोजगार स्तर कामयाब कर सके। ठीक है, कि इसके अनुसार क्या बताया गया है, जो शॉर्ट रन में क्या बताया हुआ है, शॉर्ट रन में क्या बताया हुआ है, राष्ट्रीय इनकम आय जो होती है अधिक होने का अर्थ यह है कि रोजगार की अधिक मात्रा और राष्ट्रीय आय के कम होने का अर्थ है रोजगार की कम मात्रा। समझ में आया। इस प्रकार कीन्स का सिद्धांत क्या बताया गया है, रोजगार की कम मात्रा। इस प्रकार कीन्स का जो सिद्धांत होता है रोजगार निर्धारण का सिद्धांत है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय निर्धारण का भी सिद्धांत है। डिल्लर के अनुसार कीन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक आरंभ बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत है। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है तार्किक क्या देगा, प्रभावपूर्ण मांग का एक सिद्धांत है डिल्लर के अनुसार। तो जो कीन्स के रोजगार का जो सिद्धांत है वो क्या बताया गया, प्रभावपूर्ण महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है, तत्व है। जब आप महत्वपूर्ण मांग को और उसके तत्वों को निम्न प्रकार से स्पष्ट कैसे करा जाता है ये हम देखते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले प्रभावपूर्ण मांग आ गया हमारा। प्रभावपूर्ण मांग क्या होता है, कुल मांग और कुल मूर्ति पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। और कुल मांग और कुल पूर्ति क्या होती है, संतुलन को दिखाती है, क्या करती है, बैलेंस को दिखाती है। इसका अर्थ ये होता है कि जब कुल मांग के केवल मतलब किसी स्तर को दिखाते हो आप, मान लो किसी लेवल को दिखाते हो तो प्रभावपूर्ण मांग कहा जाएगा, जिस पर वह कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कुल पूर्ति से अभिप्राय रोजगार के विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली
कुल पूर्ति कीमत से है जो उत्पादकों को प्राप्त होती है। क्या होता है? पर मिलने वाली कुल पूर्ति कीमत से है जो उत्पादकों को प्राप्त होती है ताकि उत्पादन के विभिन्न स्तर को कायम रखा जा सके। ठीक है। अल्पकाल में कुल पूर्ति स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। क्या रहती है? अल्पकाल में कुल पूर्ति स्थिर रहती है। ओके। कुल मांग आ गया। कुल मांग से क्या अभिप्राय है? हमें जो रोजगार होता है वो विभिन्न स्तरों पर मिलने वाली उससे जो कुल मांग होती है वो क्या दिखाती है? ऑफकोर्स आपको पता है जो हमारी रोजगार होगी उससे मिलने वाली जो मुझे मांग होगी, जो डिमांड जो होगी उसकी, ठीक है, वो क्या दिखाएगी? कीमत दिखाएगी। क्या दिखाएगी? जिसकी संभावना है कि कीन्स के अनुसार कुल मांग को दो भागों में बांट सकते हैं। कुल मांग को क्या कर सकते हो आप? दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। पहला हो गया हमारा उपभोग, दूसरा हमारा हो गया निवेश। पहले क्या हो गया? हमारा उपभोग। ठीक है। क्या की थी? किसमें है? नए प्रीवियस वाले में है क्या बच्चा? अच्छा, इसके अंदर। अरे बच्चा, जब आप कुल पूर्ति करोगे, मान लो आप रोजगार कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप एक एक अल्पकाल में क्या होता है? अल्पकाल में चीजें क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया था चीजें क्या होती है, एक एक कांस्टेंट होती है और एक क्या होती है? हमारी वेरिएबल होती है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा? हमारे अंदर हमारे अल्पकाल में क्या होगा? शॉर्ट टर्म में कुल पूर्ति क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। वो इसीलिए ही स्थिर रहेगी क्योंकि एक क्या होगा? एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। दैट्स वाई क्या होगी? कुल पूर्ति इसके अंदर स्थिर रहेगी। कुल मांग देखिए, इसके अंदर दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा उपभोग और दूसरा क्या है? मेरा निवेश। ठीक है। उपभोग वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग व्यय कहा जाता है। क्या होता है? अगर आप वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग व्यय कहा जाता है। ठीक है। उपभोग व्यय मुख्य रूप से दो तत्वों अर्थात उपभोग प्रवृत्ति और राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। ठीक है। उपभोग वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग व्यय कहा जाता है। ठीक है। पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों आदि पर जो व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। मान लो उपभोग क्या कर दिया मैंने, मान लो किसी पे आप उपभोग कर रहे हो, मतलब कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, वो क्या करता है? उपभोग प्रवृत्ति और राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। आपको पता है जो मेरी प्रवृत्ति होगी उपभोग करने की, मुझे ये खाना है, मुझे ये उपभोग करना है, तो उसी पे डिपेंड होगा। क्या होगा? उपभोग उस पर डिपेंड हो जाएगा। और मान लो मेरा निवेश आ गया, तो निवेश क्या होगा? पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन वगैरह हो गई, इन पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो क्या होगा? उन खर्चों से जिनके द्वारा पूंजी में वृद्धि होती है। निवेश मुख्य रूप से दो तत्वों अर्थात ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। क्या करता है? पूंजीगत पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनों मशीनों आदि पर जो व्यय किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। अर्थात निवेश से जो अभिप्राय उन खर्चों से है जिनके द्वारा पूंजी में वृद्धि होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? निवेश मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है, ब्याज की दर और दूसरा पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब कीन्स के रोजगार सिद्धांत को आप अब उसकी आलोचनाएं देख लो। कीन्स के अनुसार क्या बताता है? एक अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति पर पूर्ण रोजगार में कम स्तर पर भी हो सकती। क्या होती है? कीन्स बोलता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो संतुलन की स्थिति हम बना रहे हैं वो पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि पूर्ण रोजगार है तो ही स्तर अच्छा होगा, नहीं। अनेक अर्थशास्त्रियों ने कीन्स की इस अवधारणा की आलोचना की है। जो ये बता रहा है ना इसके अंदर, उसकी क्या करी? आलोचना की है। किसने? अलग जो अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत एक अल्पकालीन विश्लेषण है, यह दीर्घकाल से संबंध नहीं रखता है। ठीक है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत एक अल्पकालीन क्या है? विश्लेषण है। ठीक है। जो क्या करता है? दीर्घकाल से संबंध नहीं रखता है। पेन कहाँ गया बच्चा? ये रहा। ठीक है, समझ आ गया। कीन्स का एक रोजगार सिद्धांत है जो क्या करता है?
पे पढ़ा रही थी मैं, कहाँ गया? देखो कि इनके अनुसार क्या देखोगे, संतुलन की स्थिति पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर भी हो सकती है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने कीन्स की इस धारणा की आलोचना की है। ठीक है, कीन्स का रोजगार का सिद्धांत होता है एक अल्पकालीन विश्लेषण है। ठीक है, यह दीर्घकाल से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत है वो पूर्ण, बच्चे यही वाला तो है। बच्चा ये कहाँ पढ़ाया अभी, ये वाला पढ़ाया था ना, आलोचना की है। अब ये वाला तो पढ़ोगे ना आप। कि इसका रोजगार सिद्धांत क्या बताता है, पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक धारणा पर आधारित है। ठीक है, कि इसका रोजगार सिद्धांत बताता है कि सामान्य सिद्धांत क्या है ये। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये सिद्धांत प्रत्येक प्रकार की समस्या ना तो समाधान करता है, ना ही प्रत्येक अर्थव्यवस्था में लागू होता है। कि इसका रोजगार का जो सिद्धांत है वो बंद अर्थव्यवस्था की अवास्तविक मान्यता पर क्या है, आधारित है। ठीक है, कीन्स ने ब्याज की दर को केवल न एक मौद्रिक घटना माना है, लेकिन हैंसन, हिक्स आदि के अनुसार ब्याज की दर पर वास्तविक तथा मौद्रिक दोनों प्रकार के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत में त्वरित धारणा का अभाव है। क्या है, अभाव है। इस कारण से कीन्स का सिद्धांत पूर्ण नहीं माना जा सकता। ठीक है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत में जो त्वरित धारणा है उसके अंदर क्या है, इसका अभाव है। ठीक है, अभी इसके अंदर देख लो, ये कितना अच्छा तुम्हारा एक तरीके से कीन्सियन थ्योरी को इनकम और एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेनेशन, केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेनेशन, प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, उपभोक्ता निवेश, निवेश और नॉर्मल प्रॉफिट। प्रभावपूर्ण मांग होती है, फिर कुल मांग होती है, कुल पूर्ति होती है, उपभोग तथा निवेश होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट निवेश होता है, फैक्टर कॉस्ट होती है और नॉर्मल प्रॉफिट होती है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर ब्याज की दर पहले इतनी थी, फिर क्या हुई, ब्याज की दर क्या हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, पहले एंड पे देखो ब्याज की दर इतनी थी और फिर क्या हो गई, कम हो गई, फिर पूर्ति क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है। इसके अंदर यही समझाया गया है कि पहले हमारी ब्याज की दर इतनी थी, फिर ब्याज की दर क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और ब्याज की दर फिर क्या हो गई, कम हो गई। तो इसमें क्या होगा, एक टाइम पे आके ब्याज की दर हमारी कम भी होगी और घटेगी भी। ठीक है, केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने देख लिया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन 1936। ठीक है, ये सब हमने पीछे देख लिया है। केन्जियन की थ्योरी क्या बताती है, इंक्रीजिंग होती है परचेजिंग पावर, अगर बढ़ती है हमारी खरीदने की पावर तो हमारी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है। उससे फिर क्या होता है, कंज्यूमर की डिमांड क्या होती है, मार्केट में बढ़ती है। फिर प्रोडक्शन क्या होता है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। और मोर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। और इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर होती है, पता ही है। बूस्ट होता है और इससे क्या होता है, हेल्प होता है। बूस्ट क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड लोअर टैक्स, टैक्स कम होता है। और हेल्प क्या होती है इससे, टेक एन इकोनॉमी आउट ऑफ डिप्रेशन एंड कंट्रोल रिसेशन, ये इसमें हेल्प करता है। समझ में आया मैंने क्या बोला। ठीक है, अब प्रोडक्शन जनरेट क्या करता है, इनकम। प्रोडक्शन किसे करता है, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आएगा, ऐसे प्रोडक्शन किसको जनरेट करेगा, इनकम।
इनकम किसे करेगी? एग्रीगेट डिमांड, गुड्स और सप्लाई के लिए। ठीक है, और आप स्पेंडिंग करोगे अपनी फर्म पे जो प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या होगा? वो अलग होगा। ठीक है, इन सबको क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इवेंट बेस्ड चेंज ऑफ लोकेशन फैक्टर, क्राउडिंग आउट होता है, इंपोर्ट होता है। प्रोडक्शन इंपोर्ट का होता है, इनकम टैक्स होती है यहाँ पे, और इनकम का क्या होता है? सेविंग, ये रेट होता है। ठीक है, एडिशनल डिमांड होती है। ठीक है, सो आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। किसका कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेशनल इनकम मेजरमेंट के नोट्स, हाँ जी बताइए कीर्ति। कीर्ति सबसे ज्यादा क्वेश्चन करती है, बाकी सब सोते रहते हैं। पूछो। कीर्ति बच्चा जल्दी पूछो, क्या पूछना है आपको? हाँ, एक सर्कल बनाया नेशनल मेजरमेंट के नोट्स में। ओके, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बच्चा पीपीटी बतानी अभी अंदर मैंने सारी थोड़ी उसमें एक ड्राइव में रख दिया, अब ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा बच्चा। हाँ, अगर सुनो कीर्ति, अगर कोई डायग्राम है ना, किसी भी थ्योरी में कोई भी अगर डायग्राम है, तो आप लोगों को मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं, आप ऐड कर लो, क्योंकि ये डायग्राम से पता है क्या होगा? आपको याद रहेगा। ठीक है, आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। ये तो अच्छी चीज है, इससे आप जल्दी वो कर पाओगे। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कीर्ति? नोट्स अगर आप बना रहे हो उसमें डायग्राम बिना पूछे डालो, पूछने की जरूरत ही नहीं है। काफी स्मॉल लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर रिवीजन कराऊंगी ना, जब कीर्ति उसका नोट्स का, आप भी मैंने कल भी कराया था रिवीजन। अब मैं आगे कभी कराऊंगी जब थोड़ा थ्योरीज और हो जाए, तब उसमें से देख लेना बच्चा, है ना? और जितना समझ आ रहा है उतना भी लिख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बच्चा आप डिमांड तो कब का खत्म हो गया कीर्ति? हाँ, बट उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है देखो, वो है आपके पास। ठीक है, वो है आपके पास। एक दिन ऐसा करेंगे कीर्ति, अभी रुक जाओ, अभी ऐसा करेंगे एक दिन दोबारा माइक्रो का रिवीजन कर लेते हैं पूरा। ठीक है, पूरा क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं माइक्रो का एक दिन। अभी रुक जाओ, अभी 2-4 दिन रुको, फिर क्या करते हैं, किसी दिन हॉलीडे होगा तो उस दिन मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा एक पीपीटी तैयार कर लूंगी, जिसमें आपकी होल माइक्रो एड ऑन हो जाएगी। 2 घंटे के अंदर सारा हम लोग फटाफट खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगर जिसका कोई इशू होगा या कोई क्वेरी होगी तो मैं उसी समय उसका आंसर दे दूंगी, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाँ कीर्ति बोलो। मतलब कीर्ति, समझी नहीं मैं।
अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है, और परेशान नहीं होना है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो और पढ़ो। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।